जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपकी बीपीएससी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आगामी 10 सितंबर को संभवतः या 10 सितंबर को एक दिन बाद आपकी प्रारंभिक परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे 67वीं बीपीएससी के, और 20 और 22 सितंबर को आपकी परीक्षा तिथियां सुनिश्चित हुई हैं। इसी क्रम में यूनिक एग्जाम्स आईएएस संस्था बिहार पीसीएस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को विषयवार श्रृंखला के रूप में रख रही है। इसके पहले हम भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था और ज्योग्राफी से संबंधित खंडों का हम अध्ययन कर चुके हैं। हमने जनगणना से भी संबंधित अध्ययन किया। आज हम बिहार स्पेशल के रूप में इतिहास सीरीज की श्रृंखला का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पहले भी इतिहास श्रृंखला का एक वीडियो आ चुका है। आज हम बिहार स्पेशल के अंतर्गत मौर्य वंश से शुरुआत करेंगे। इसके पहले हम मौर्य वंश तक के पूर्व का अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय उस दिन हमने बिहार का दिया हुआ था। एक फैक्ट और जोड़ते हैं हम उसमें। उस दिन चूंकि समयाभाव था, एक वीडियोस की जो अवधि होती है वो एक लिमिटेड अवधि तक ही उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। आप लिमिटेड अवधि तक ही बहुत सारे फैक्ट्स को संग्रहित कर पाते हैं। तो उसी क्रम में हम धीरे धीरे बिहार के जो मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम धीरे धीरे प्रत्येक वीडियोज में एक एक दो फैक्ट्स बताते चले जाएंगे। उस दिन हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का जो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सबसे उत्तरी जिला कौन सा, ये सब देखा था। आज हम देखते हैं कि जो बिहार और नेपाल की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसको स्पर्श करने वाले बिहार के जिले कौन कौन से हैं। कभी कभी इन जिलों का क्रम भी पूछ सकता है। इधर आपका बिहार है, ये बिहार है, और ये आपका नेपाल है। यदि हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं, तो बिहार के 7 जिले, जिनमें पहला वेस्ट चंपारण मतलब पश्चिमी चंपारण, दूसरा पूर्वी चंपारण, तीसरा सीतामढ़ी, चौथा मधुबनी, पांचवा सुपौल, छठा अररिया और सातवां किशनगंज जिले शामिल हैं। इस फैक्ट के बाद हम आगे चलते हैं अपने विषय वस्तु पर, इतिहास श्रृंखला से संबंधित। हम मौर्य वंश के पहले तक का अध्ययन कर चुके हैं। मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, हम ये अध्ययन कर चुके हैं। नंदों का विनाश आज हम देखेंगे और मौर्य वंश की उद्भव देखेंगे। देखिए, मौर्य वंश का जो शासन काल रहा यह 321 से लेकर 184 बीसी तक रहा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने करी थी, और इसकी जो जन्म हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, यह जन्म राजधानी पाटलिपुत्र में हुई। नंदों की राजधानी पाटलिपुत्र में इसका जन्म हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य की। और इसका पालन पोषण किसने किया था? किसी गोपालक ने किया था। ऐसी आख्यान मिलती है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य का जो पिता था वह किसी युद्ध में लड़ने गया हुआ था और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी माँ ने जन्म देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य की सुरक्षा के लिए इसे किसी गोपालक को दे दिया। जब बड़ा हुआ तो इस गोपालक ने चंद्रगुप्त मौर्य को किसी शिकारी को बेच दिया। चंद्रगुप्त मौर्य पर आचार्य चाणक्य की सबसे पहली नजर कब पड़ी? प्रश्न ये पूछता है कि उस समय वो कौन सा खेल खेल रहा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजकीलम नामक खेल 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 रहा था तो सबसे पहली बार आचार्य चाणक्य ने उसे देखा था, और आचार्य चाणक्य ने 1000 करसापड़ देकर, करसापड़ क्या था उस समय? मुद्रा थी। 1000 करसापड़ देकर किसको देकर? शिकारी को देकर चंद्रगुप्त मौर्य को खरीद लिया। चंद्रगुप्त मौर्य को ये तक्षशिला विश्वविद्यालय लेकर आते हैं आचार्य चाणक्य अपने साथ। तक्षशिला विश्वविद्यालय में चंद्रगुप्त मौर्य का अध्ययन होता है, वो उसको पढ़ाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में तमाम विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन उसने युद्ध कला का विशेष ज्ञान प्राप्त किया। अब इस युद्ध कला में उसको निपुण किया गया, उसको विशेष शिक्षा दी गई। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। एक फैक्ट ये है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए वह सिकंदर से मिला था, लेकिन सिकंदर ने उसे सहायता देने से मना कर दिया, क्योंकि नंदों की सेना में हाथियों का विशेष उल्लेख था, उनका विशेष स्थान था। इसके भय से सिकंदर के सैनिकों ने व्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया था। इसलिए सिकंदर ने
चंद्रगुप्त मौर्य को घनानंद के विरुद्ध सहायता देने से इनकार कर दिया गया। आचार्य चाणक्य का उद्देश्य क्या था? आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को आखिर क्यों तक्षशिला विश्वविद्यालय में निपुण किया? किसमें? युद्ध कला में। तमाम शिक्षाओं के साथ साथ युद्ध कला में क्यों निपुण किया? उसके दो कारण थे। आचार्य चाणक्य का दो लक्ष्य था। पहला कि यूनानियों का जो ये विदेशी शासन था उससे देश को स्वतंत्र किया जाए, देश को आजाद किया जाए और उनको यूनानियों को भगाया जाए देश से। दूसरा, नंदों का जो अत्याचारपूर्ण शासन था, नंदों का अत्याचारपूर्ण शासन था, उससे जनता को मुक्ति दिलाई जाए। अब देखिए, उपरोक्त इन दोनों उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु चंद्रगुप्त मौर्य को राजा घोषित किया आचार्य चाणक्य ने और एक सेना तैयार किया। इसके उपरांत जब इसे राजा घोषित कर दिया गया तो जबकि सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन जो ये हमारा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र था ये अभी यूनानियों के कब्जे में था। यहाँ सिकंदर के सेनापति शासन करते रहते थे जिन्हें यूनानी क्षत्रप कहा गया। तो इस क्षेत्र में मतलब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जो यवन या जो यूनानी क्षत्रप थे उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने संघर्ष किया और वहां के सिंध और पंजाब के प्रदेशों पर उसने कब्जा कर लिया और वहां पे स्वयं को स्थापित किया, वहां का राजा बना। ठीक है, उसके पश्चात घनानंद का विनाश करने हेतु वह मगध की ओर बढ़ता है। मगध की ओर वह क्या करता है? प्रस्थान करता है या मगध की ओर बढ़ता है। बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों यह बताते हैं। देखिए, प्रश्न यह पूछ सकता है कि सबसे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया था। इसके साक्ष्य किन धर्म ग्रंथों से पता चलते हैं या कौन से धर्म इसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। ये दोनों बताते हैं कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद साम्राज्य के मध्य भाग पर आक्रमण किया था परंतु असफल रहा। लेकिन दूसरी बार जो नंद साम्राज्य था, नंद साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों में उसने अटैक किया और घनानंद मारा गया और चंद्रगुप्त मौर्य मगध साम्राज्य का शासक बना। अब देखिए, जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था भारत में तो एक इन्हीं क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में? पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में एक शासक था सेल्यूकस निकेटर। मूलतः यह सिकंदर का सेनापति था। ठीक है, इससे युद्ध होता है 305 बीसी में युद्ध होता है और सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और दहेज के स्वरूप 4 प्रांत देता है और चंद्रगुप्त मौर्य इसे 500 हाथियों का उपहार देता है। इन तथ्यों के बारे में हम विस्तार से जब भारतीय इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे तो जैसे जैसे प्रश्न आते जा रहे थे उनसे संबंधित फैक्ट्स का हम विस्तार से अध्ययन करते जा रहे थे। तो आप निश्चित तौर पे वो वीडियोस आप देखिए, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। ठीक है, अब हम इस पे आते हैं। तो जब सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था, उस संधि में तय हुआ था कि एक राजदूत वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाएगा। तो इसमें जो राजदूत था मेगास्थनीज नाम का राजदूत सेल्यूकस निकेटर का चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है, पाटलिपुत्र में आता है। ये मेगास्थनीज आता है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र का वर्णन करते हुए, पाटलिपुत्र की सुंदरता का वर्णन करते हुए एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम था इंडिका पुस्तक लिखता है। और इस पुस्तक में उसने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। कई बार परीक्षाओं में पूछ देता है 7 वर्गों में निम्नलिखित वर्ग किस स्थान पे है, तो मैं आपको पहले 7 वर्ग कौन कौन से वो बता। देखिए 7 वर्ग कौन कौन से हैं, यहाँ लिखता हूँ। 7 वर्गों का जो कोड है D, K, P, K, Y, N और S है। 1 2 3 4 5 6 7। इन 7 में सबसे पहला जो D है इसका मतलब है दार्शनिक, जो दूसरा है इसका मतलब है कृषक, दूसरा K है जो है उसका मतलब है कृषक, इस P का मतलब है पशुपालक या चारवाह, इस K का मतलब है कारीगर, इस Y का मतलब है योद्धा, इस N का मतलब है निरीक्षक या गुप्तचर
और इस एस का मतलब है सभासद या मंत्री। ये पीसीएस के परीक्षाओं में कई बार ये देखा गया है कि जो 7 वर्ग थे उन 7 वर्गों में कौन सा वर्ग किस स्थान पर इसने इंडिका में वर्णित किया है। ये क्रम है DKPKYNS। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो मगध साम्राज्य का उदय की जो परंपरा, जो मगध साम्राज्य का उदय बिंबिसार के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। बिंबिसार के शासनकाल में, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था, हमने पढ़ा था साथ में कि बिंबिसार ने उत्तर भारतीय महाद्वीप में पहली बार एक केंद्रीकृत साम्राज्य की स्थापना करी और उसने गंगा के दोआब पर पूरा अधिकार कर लिया। सबसे पहली बार उसने अपनी सेना में हाथियों को शामिल किया, हस्ती सेना का निर्माण किया। ठीक है, हमने वो देखा था। तो जो परंपरा बिंबिसार के शासन काल में शुरू हुई थी वह चंद्रगुप्त के समय में पराकाष्ठा पर पहुंच गई। इसके आगे हम ये देखते हैं, प्रशासन तंत्र के बारे में देखते हैं। चूंकि हम इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम केवल उन्हीं फैक्ट्स का अध्ययन कर रहे हैं जो बिहार स्पेशल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है या जिनमें बिहार का नाम शामिल है। जो क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों, अभी हम जैसे कि अशोक के अभिलेख देखेंगे, शिलालेख देखेंगे, तो उसमें हम अशोक के 14 शिलालेखों की बात नहीं करेंगे, उसमें हम अशोक के लघु शिलालेखों की बात नहीं करेंगे, केवल उन शिलालेखों की बात करेंगे जो बिहार में अवस्थित है। ठीक है, तो ये इतिहास की कक्षा नहीं है, यह वीडियो हम लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं बिहार स्पेशल की, तो बिहार से संबंधित जो फैक्ट्स होंगे केवल उनको शामिल किया जाएगा। अब हम प्रशासन तंत्र की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित पहली देशव्यापी शासन प्रणाली की स्थापना करी। किसकी? पहली देशव्यापी शासन प्रणाली की स्थापना करी। इनका प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत और कठोर था। प्रश्न पूछ सकता है कि प्रशासन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रशासन था केंद्रीकृत, कठोर, ऑप्शन में दोनों दिए जा सकते हैं, तो उपरोक्त में से इसका दोनों आंसर होगा। करों की अधिकता थी, करों की अधिकता थी, यह भी ध्यान रखने वाली बात है उस समय। ठीक है, करों की अधिकता थी। इस कठोर प्रशासनिक व्यवस्था को उदार, प्रश्न पूछ सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो कठोर प्रशासनिक व्यवस्था अपनाई गई थी उसको उदार और कल्याणकारी स्वरूप किसने प्रदान किया? तो इसका उत्तर है, इसको अशोक ने उदार और कल्याणकारी स्वरूप प्रदान किया। अब हम बिंदुसार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का यह पुत्र था। बिंदुसार के बारे में देख लेते हैं। शासनकाल 298 से 273 BC तक है। बिंदुसार के शासनकाल में साम्राज्य के कुछ क्षेत्रों में क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। ध्यान रखने वाली बात है। प्रश्न पूछ सकता है कि किस शासक के शासनकाल में, किस मौर्य शासक के शासनकाल में उसके कुछ क्षेत्रों में विद्रोह हुए थे? तो इसका उत्तर होगा बिंदुसार। और बिंदुसार के दरबार में सीरिया का जो राजा था एंटियोकस ने डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। किसने भेजा था? एंटियोकस ने क्या भेजा था? डाइमेकस नामक एक राजदूत भेजा था। और प्रशासन के क्षेत्र में प्रश्न पूछ सकता है कि प्रशासन के क्षेत्र में किसने चेंज किया था? उदार प्रशासन को इंट्रोड्यूस किसने किया था? उदार प्रशासन को इंट्रोड्यूस किया था अशोक ने। इसका मतलब यह होता है कि बिंदुसार ने प्रशासन के क्षेत्र में अपने पिता की व्यवस्था का ही अनुसरण किया। मतलब प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, कठोर था, करों की अधिकता थी, बाहुल्यता थी। ठीक है, और अपने साम्राज्य को इसने क्या किया था? प्रांतों में विभाजित किया था। प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा मौर्य शासक ने साम्राज्यों को सबसे पहली बार प्रांतों में विभाजित किया? तो इसका उत्तर होगा बिंदुसार ने सबसे पहली बार प्रांतों में विभाजित किया और वहां के उपराजा के रूप में अपने राजकुमारों की नियुक्ति की। उपराजा को कई बार पूछ सकता है गवर्नरों के रूप में किसकी नियुक्ति की? तो राजकुमारों की नियुक्ति की। ठीक है, अशोक के बारे में हम थोड़ी जानकारी दे लेते हैं। अशोक का जो शासन काल रहा वो 273 से लेकर 232 BC तक रहा या ईसा पूर्व तक रहा। प्रश्न यह पूछ सकता है कि शासक बनने से पूर्व अशोक कहाँ का उपराजा था? तो अशोक उज्जैन अथवा अवंती राष्ट्र का उपराजा था या गवर्नर था। दिव्यावदान यह कहता है, दिव्यावदान एक बौद्ध ग्रंथ है, दिव्यावदान यह कहता है, यह बौद्ध ग्रंथ यह कहता है कि बिंदुसार के शासनकाल के दौरान सुसीम जब तक्षशिला का गवर्नर था या उपराजा था तो तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ। उस विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के लिए वहां उज्जैन के तत्कालीन शासक
या उज्जैन के तत्कालीन उपराजा अशोक को भेजा गया। यह प्रश्न कई बार पूछा गया कि जो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए जब अशोक को भेजा गया तो अशोक कहाँ का उपराजा था, तो अशोक उज्जैन का उपराजा था। 273 बीसी में इसने राजगद्दी प्राप्त करी, जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया शासनकाल की शुरुआत में। 273 बीसी में जब इसने राजगद्दी प्राप्त करी तो उसके 4 वर्षों तक अपनी आंतरिक स्थिति को सुदृढ़ किया। 4 वर्षों तक क्यों? क्योंकि बिंदुसार के शासन काल से ही कुछ विद्रोह होना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो जो प्रशासन था वो शिथिल पड़ गया था, उसको अपनी आंतरिक स्थिति सुदृढ़ करने में 4 वर्ष का समय लगा। इन 4 वर्षों के पश्चात 269 बीसी में अपना राज्याभिषेक पाटलिपुत्र में यह कराता है। अब देखिए अभिलेखों की यदि हम बात करें तो अभिलेखों में उसके शासन काल की गणना, अभिलेखों में अशोक के शासन काल की गणना उसके राज्याभिषेक की तिथि या उसके राज्याभिषेक के काल 269 बीसी से करी जाती है, ठीक है। अब अशोक का जो 13वां मुख्य शिलालेख है, अशोक का ये जो 13वां मुख्य शिलालेख है, यह कहता है कि अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ये ध्यान देने वाली बात है, 8वें वर्ष की बात कर रहा है। कई बार 8 वर्ष बाद ऑप्शन में दिए होते, लोग इसमें कंफ्यूजन होते हैं, 8 वर्ष बाद, 9वें वर्ष, 8वें वर्ष, तो ये 8वें वर्ष। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 बीसी में कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन, ये नाम याद रखिएगा, उस समय जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय का शासक कौन था, तो उस समय का कलिंग का शासक था अनंत पद्मनाभन। इसके विरुद्ध 261 बीसी में अशोक कलिंग युद्ध लड़ता है और कलिंग को मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना लेता है। अब ध्यान देने वाली बात है कि कलिंग युद्ध अशोक द्वारा लड़ा गया प्रथम और अंतिम युद्ध था, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल अशोक ने कलिंग को अपने मौर्य या मगध साम्राज्य का इसने हिस्सा बनाया। इसके पहले महापद्मनंद, नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्मनंद, उसने कलिंग को मगध साम्राज्य का हिस्सा बनाया था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी रहा, लेकिन लगभग या संभवतः यह हम कह सकते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में यह स्वतंत्र हो गया था। लगभग इसके बिंदुसार के शासन के अंतिम समय में यह स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। अब देखिए कलिंग विजय जब अशोक मौर्य करता है तो उसके बाद कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य की जो सीमाएं थी वह कहां तक, बंगाल की खाड़ी तक विस्तारित हो गई, जिससे तत्कालीन मगध साम्राज्य को व्यापारिक बढ़त मिली। क्या है? कलिंग इधर उड़ीसा के पूर्व में क्या स्थित है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, बे ऑफ बंगाल है यहाँ पे। तो जब ये कलिंग पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जब ये कलिंग आ जाता है तो बंगाल की खाड़ी से उनका सीधा संपर्क हो जाता है। इसने मौर्यों को क्या दिया, व्यापारिक बढ़त दिया, ठीक है। अब देखिए, अब देख लेते हैं कि बिहार में अवस्थित अशोक के अभिलेख संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मतलब जो अशोक के अभिलेख हैं, कई अभिलेख हैं, बहुत जगह से पाए गए हैं, बहुत जगहों में अशोक का नाम अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। उसका हम इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे देखिए हेडिंग क्या लिखा है हमने, बिहार में अवस्थित अशोक के अभिलेख संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल बिहार बीपीएससी के संदर्भ में नहीं, आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी के इंटरव्यू में, चूंकि आप बिहार से यदि संबंधित है तो यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, बीपीएससी के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, मेंस में पूछा जा सकता है बिहार, यदि आप बीपीएससी का मेंस लिख रहे हैं। तो देखिए अशोक के जो मुख्य 14 शिलालेख थे, उसके मुख्य शिलालेखों की संख्या 14 है। इन 14 मुख्य शिलालेखों में, जो कि 14 विभिन्न लेखों का समूह है, 14 मुख्य शिलालेख हैं, 14 विभिन्न लेखों के समूह है, मतलब प्रत्येक शिलालेख पर 14 विभिन्न लेख लिखे हुए हैं और ये 14 शिलालेख 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। अलग अलग तथ्य है, एक दूसरे को मिलाइएगा मत, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रखना है इस चीज को। 14 शिलालेख हैं, मुख्य शिलालेख हैं, 14, उन 14 पर 14 अलग अलग लेख लिखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो 14 शिलालेख है यह 8 स्थानों से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई
कुछ स्थान ऐसे होंगे जहां की एक से अधिक शिलालेख भी प्राप्त हुए होंगे। लेकिन अब देखिए बिहार स्पेशल के दृष्टिकोण से क्या बात है, महत्वपूर्ण है। लेकिन ध्यातव्य है कि इन 14 मुख्य शिलालेखों में कोई भी बिहार में अवस्थित नहीं है या कोई भी बिहार में उपस्थित नहीं है। यहां से प्रश्न पूछ देगा कि 14 निम्नलिखित 14 शिलालेखों में बिहार में कौन सा मुख्य शिलालेख उपस्थित है, कोई भी उपस्थित नहीं है। अब देखिए अशोक के लघु शिलालेख की बात कर लेते हैं। अशोक के लघु शिलालेख कौन से हैं? लघु शिलालेख में उन्हें शामिल किया जाता है जो इन उपरोक्त 14 मुख्य शिलालेखों के वर्ग में सम्मिलित नहीं है। लघु शिलालेख वो हो गए, लेकिन इन लघु शिलालेखों में से एक बिहार के सासाराम में स्थित है। ध्यान देने वाली बात है, 14 शिलालेखों में जो शिलालेख शामिल नहीं है उनको लघु शिलालेख कहते हैं। इन 14 शिलालेखों में से कोई भी बिहार में शिलालेख शामिल नहीं है, लेकिन ये जो लघु शिलालेख है उनमें से केवल एक बिहार के सासाराम में स्थित है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, अब हम स्तंभ लेखों, हमने शिलालेखों की बात करी, मुख्य शिलालेखों की बात करी या दीर्घ शिलालेखों की बात करी, फिर लघु शिलालेखों की बात करी। अब हम स्तंभ लेखों के बारे में देखेंगे। जो अशोक के स्तंभ लेख हैं जो कि 7 लेखों के समूह हैं, मतलब जो अशोक के स्तंभों पर लिखे हुए लेख हैं उनमें से प्रत्येक पर 7 लेख लिखे हुए हैं और वे 6 भिन्न भिन्न स्थानों से पाए गए हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। इन 6 स्थानों में से 3 जो है या ये जो स्तंभ लेख हैं ये 3 बिहार में अवस्थित हैं। कहाँ कहाँ अवस्थित है? बिहार के लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। इन्हें कहा जाता है लौरिया अरेराज स्तंभ, लौरिया स्तंभ लेख, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख और रामपुरवा स्तंभ लेख। ठीक है, ये ध्यान है। स्तंभ लेखों में 3 बिहार में उपस्थित है। कौन कौन से? लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा स्तंभ लेख। मैं चाहता हूं कि इस क्लास के साथ साथ आपको सारे फैक्ट्स याद हो जाएं, क्योंकि हमने उस सीक्वेंस में इसे तैयार किया है, बहुत मेहनत से तैयार किया है। निश्चित तौर पे आपको परीक्षा में यह बढ़त दिलाएगी। एक बार यदि आप मन से हमारे क्लास के साथ एक बार आप पढ़ लें, हम लोग पढ़ लें साथ में, और उसके बाद आप कल आप इसे एक बार देख ले, फिर मैं गारंटी लेता हूं कि निश्चित तौर पे आपको सारे फैक्ट्स इस क्रम में लिखे गए हैं कि आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में निश्चित तौर पे आपको ये बढ़त दिलाएगी। ठीक है, यदि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो आप निश्चित तौर पे हमारे उत्साह का वर्धन करें और हमें यह सुझाव दें कि हम किस तरीके से और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको चीजें आप तक पहुंचा सके। ठीक है, अब हम अशोक की राजकीय घोषणाओं के बारे में देख लेते हैं। ये जो घोषणाएं हैं, अशोक की राजकीय जो घोषणाएं हैं जिन स्तंभों पर लिखी गई हैं उन्हें कहते हैं लघु स्तंभ लेख। दीर्घ शिलालेख, लघु शिलालेख, दीर्घ स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। प्रश्न पूछ सकता है कि जो अशोक के राजकीय घोषणाएं हैं जिन्हें स्तंभों पर उन्हें उत्कीर्ण किया गया है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? शिलालेख दे देगा, लघु शिलालेख दे देगा, स्तंभ लेख दे देगा, लघु स्तंभ लेख दे देगा। उसके बाद एक, जैसा कि बिहार में बिहार बीपीएससी का एक प्रश्न है, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई दे देगा, तो उसमें से उत्तर आपका होगा लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अशोक की जो राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं उन्हें कहते हैं लघु स्तंभ लेख। अब देखिए, अब हम गुहा लेखों की बात कर लेते हैं। तो गुहा लेख बिहार में अशोक के गुहा लेख पाए गए हैं। दक्षिणी बिहार में बिहार का एक जिला है गया, और मैंने आपको कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि गया बिहार का सबसे दक्षिणी जिला है, या हम ये कह सकते हैं बिहार का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो गया जिले में अवस्थित है। गया जिले में है बराबर की पहाड़ियां। बराबर की पहाड़ियां में 7 गुफाएं हैं। इन 7 गुफाओं में से 3 गुफाएं कड़ चौपर, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। चूंकि गुफाओं पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं इसलिए इन्हें गुहा लेख कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये तो है कि बराबर की 3 गुफाओं में, लेकिन कई पुस्तकों में ये नहीं मिलता है, बहुत ही मानक पुस्तकों में ये मिलता है कि बराबर पहाड़ी में 7 गुफाएं निर्मित हुई मौर्य काल में। उसमें से जो 3 गुफाएं हैं मौर्य काल या मौर्योत्तर काल में 7 गुफाएं निर्मित हुई, उनमें से जो 3 गुफाएं हैं कड़ चौपर, विश्व झोपड़ी और सुदामा गुफा, इन्हीं गुफाओं की दीवारों पर अशोक के गुहा लेख प्राप्त होते हैं।
अब हम मौर्योत्तर बिहार के बारे में, मौर्योत्तर बिहार में आ जाते हैं, मतलब मौर्यों के बाद बिहार। मौर्यों के बाद बिहार में किस शासनकाल का उदय रहा, किसका शासन रहा, कौन से शासक वंशों का उदय हुआ। अब देखिए मौर्योत्तर काल में यदि हम देखते हैं तो मौर्यों के बाद 184 से लेकर 72 बीसी के बीच में सुंगों ने शासन किया। 72 के बाद आते हैं 72 से 27 बीसी तक कण्वों ने शासन किया। अब देखिए प्रश्न ये पूछ सकता है, ये सुंग और कण्व दोनों ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे और ये ब्राह्मण जाति से संबंधित थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्षत्रियों का कार्य किया, क्षत्रियों का कार्य किया। उस समय तक जाति व्यवस्था प्रचलित नहीं हुई थी, उसमें वर्ण व्यवस्था थी। तो ये ब्राह्मण होते हुए भी इनका वंश, इनके पूर्वज अध्ययन अध्यापन का कार्य करते थे, इस आधार पर ये ब्राह्मण हुए और ये ब्राह्मण वर्ग वर्ण से संबंधित होते हुए भी इन्होंने क्षत्रियों का कार्य किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन से वंश ब्राह्मणों से संबंधित थे, तो सुंग वंश और कण्व वंश। उसके बाद हम देखते हैं, आगे आते हैं फर्स्ट और सेकेंड सदी एडी में हम आ जाते हैं। तो वहां पे कुषाण वंश का भी आधिपत्य रहा, कुछ समय तक अधिकार रहा। फिर हम तीसरी चौथी सदी एडी में आते हैं, तो वहां पे गुप्तों का उदय हुआ। तीसरी चौथी सदी में गुप्तों का उदय हुआ, महाराज श्रीगुप्त ने स्थापना करी। 275 एडी में, 275 एडी में महाराज श्रीगुप्त ने स्थापना करी। लेकिन पहला गुप्त शासक कौन था? पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त था, जिसने 319 एडी में पहला गुप्त शासक था जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, स्वतंत्र गुप्त शासक घोषित किया, ठीक है। अब हम 6 सदी एडी देखते हैं, तो 6 सदी एडी में यहाँ मौखरियों का थोड़ा उदय हुआ, मौखरियों का यहाँ पे थोड़ा आधिपत्य हुआ। अब हम आगे चलते हैं, एक एक से हम क्रम से देखते हुए जाएंगे महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब देखिए हम सुंग वंश की बात करते हैं, तो सुंग वंश का जो संस्थापक था यह पुष्यमित्र सुंग था और यह अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके इसने सुंग वंश की नींव डाली थी। अब देखिए सुंग वंश की नींव इसने हत्या करके क्यों डाली थी? क्योंकि बृहद्रथ के शासन काल में तमाम अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो गई थी, मौर्य शासन का पतन, मौर्य शासन अपने पतन की ओर अग्रसर था। तो इसीलिए इसके सामंत या इसके सैनिक कह सकते हैं, पुष्यमित्र सुंग ने उसकी हत्या करके सुंग वंश की नींव डाली। इसकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस पुष्यमित्र सुंग ने शासक बनने के पूर्व एक उपाधि धारण करी थी, सेनानी उपाधि, और लेकिन इस सेनानी उपाधि को इसने शासक बनने के बाद भी जारी रखा। कहने का अर्थ यह है कि जैसे अमूमन ये देखा जाता है, इतिहास में या सामान्यतः भी ये देखा जाता है कि यदि हम पहले जिस परिस्थिति में रहते हैं, पहले जिस स्थिति में रहते हैं सफल होने के पहले, सफल होने के बाद हम निश्चित तौर पे स्वयं की परिस्थिति को पूर्व की अपेक्षा सुधारना चाहते हैं। यही चीज़ इतिहास पे भी लागू होता है और वर्तमान पर भी लागू होता है और भविष्य में भी लागू होगा। तो यह तथ्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ये शासक था यह राजा बनने के पूर्व स्वयं को सेनानी कहता था, लेकिन यह राजा बनने के पश्चात भी, शासक बनने के पश्चात भी स्वयं को सेनानी कहना ही पसंद किया। इस आधार पर यह महत्वपूर्ण है। जबकि कुछ हम जब गुप्तों की बात करेंगे तो गुप्तों ने अपना जो पहले नामकरण रखा था जब वो शासक बने, तो परम भागवत ये जैसी उपाधियां, परम भागवत जैसी उपाधियां धारण करते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। जो पुष्यमित्र सुंग था उसने यवन आक्रमणों से मगध साम्राज्य की रक्षा करी, मगध में शांति व्यवस्था की स्थापना करी और वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करी। वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया। वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया मतलब, इसका मतलब क्या है? दो चीजें तो हम समझ लें। यवन आक्रमणों से मगध साम्राज्य की रक्षा करी, ठीक है, जो पश्चिमोत्तर से यवन आक्रमण होते थे इससे मगध साम्राज्य की रक्षा करी। मगध में शांति व्यवस्था की स्थापना करी। शांति व्यवस्था मतलब बृहद्रथ के शासनकाल में जो अव्यवस्था व्याप्त थी उसको ठीक किया, उसका समाधान किया। वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना करी मतलब अशोक के शासनकाल में जैसा कि हम जानते हैं बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अशोक कट्टर बौद्ध धर्मानुयायी था। उसने आजीविकों को गुफाएं दान करी, जैसे बराबर की पहाड़ियों में आजीविकों को गुफाएं दान करी। सहिष्णु शासक था, लेकिन बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया गया, बौद्ध धर्म पर विशेष ध्यान दिया गया, ठीक है। उसी संदर्भ में यहाँ क्या कहा गया कि पुष्यमित्र सुंग ने वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया, इसीलिए पुष्यमित्र सुंग का शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात है, प्रश्न पूछ सकता है कि किस शासक का शासनकाल वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, तो पुष्यमित्र सुंग का शासनकाल
वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। और पुष्यमित्र शुंग ने उत्तर भारत में अपनी प्रभुसत्ता, उत्तर भारत के जो मजबूत सामंत थे, जो शासक थे, छोटे छोटे जो क्षेत्रों में सामंत थे, उन पर अपनी संप्रभुता घोषित करने के लिए, उन पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए या अपनी प्रभुसत्ता घोषित करने के लिए उसने अश्वमेघ यज्ञ किया। तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि क्या पुष्यमित्र शुंग ने, या कुछ शासकों का नाम दे देगा, उसमें बोल देगा अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अब हम आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। अब ये शुंग वंश से ही संबंधित 9वां शासक है भागवत और भागवत। इनके बीच में हमने, जैसे कि अशोक के बाद हमने दशरथ को नहीं दिया, हमने सीधे शुंग पे आ गया। पुष्यमित्र शुंग के बाद हमने अग्निमित्र को नहीं लिया, वसुमित्र को नहीं लिया। लेकिन हम भागवत पे क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही बता चुका, हम बिहार से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं, हम इतिहास का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम बिहार के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो भागवत या माघभद्र इसका नाम था, यह 9वां शुंग शासक था, 9वां शुंग शासक था। इसी के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के शासक एंटियालकिड्स, नाम याद रखिएगा, एंटियालकिड्स का राजदूत हेलियोडोरस इसके विदिशा दरबार में आया, इसके विदिशा दरबार में आता है। और यहीं पर हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना करी। इस गरुड़ स्तंभ में उसने स्वयं को भागवत बताया। क्या बताया? भागवत, अर्थात विष्णु का उपासक बताया। ठीक है, हेलियोडोरस ने। आगे चलते हैं, कण्व वंश की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बताया पहले कि शुंग और कण्व दोनों ब्राह्मण वंश से संबंधित थे, दोनों ब्राह्मण थे। तो इसका संस्थापक कण्व वंश का कौन था? इसका संस्थापक था वसुमित्र, इसका संस्थापक वसुमित्र था। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके इसने कण्व वंश की स्थापना करी। हत्याएं क्यों हुई? हत्याएं ये इसलिए हुई क्योंकि अंतिम समय में जब वो कमजोर शासक हुए, चूंकि उस समय क्या था, उस समय लोकतंत्र तो था नहीं, राजतंत्र था। राजतंत्र में एक छत्र शासक का शासन होता है। वह शासक या वह व्यक्ति जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात होती है, वह व्यक्ति जो सर्वाइव करेगा शक्ति के दृष्टिकोण से, वही शासन करेगा। कमजोर शासक था देवभूति, हत्या करके वसुमित्र ने कण्व वंश की स्थापना कर ली। ये भी ब्राह्मण थे, इसे फैक्ट्स को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, गुप्त वंश की बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अभी बताया कि संस्थापक महाराज गुप्त या श्रीगुप्त थे। 275 एडी में इन्होंने एक सामंत के रूप में गुप्त वंश की नींव रखी, सामंत के रूप में। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य पहला गुप्त शासक था, पहला गुप्त शासक था जिसने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित किया। इसका शासन 319 से इसने शासन प्रारंभ किया। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी, ये क्या थी? पाटलिपुत्र थी। ध्यान रखने वाली बात है, ये गुप्तों की राजधानी क्या थी? गुप्तों की भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कौन कौन से शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। जरूर देखिएगा, प्रश्न अवश्य पूछेंगे। अगर प्रश्न पूछेगा तो प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा, आप पढ़िएगा उसको, देखिएगा। अब देखिए, हम गुप्त काल की कुछ उपलब्धियां देख लेते हैं, गुप्त काल की उपलब्धियां देख लेते हैं। देखिए, गुप्तों के समय में बिहार के गौरव का पुनरुद्धार हुआ। अब बिहार के गौरव का पुनरुद्धार हुआ, इसका मतलब क्या है? गुप्तों के पहले जो बिहार में शासक रहे, मौर्यों के बाद, जैसे शुंग हो गए, कर्ण हो गए, तो ये जो शासक रहे, इनके शासन काल की अवधि जो थी बहुत ही छोटी रही, बहुत ही छोटी रही। चूंकि छोटी अवधि तक इन वंशों ने शासन किया, इसलिए निश्चित तौर पे साम्राज्य का जो विस्तार है, जो चौहद्दी है साम्राज्य की, वह उसको विस्तृत करने का उतना अवसर उन्हें, उनके हाथ नहीं लगा होगा। इसलिए इस संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि गुप्तों ने बिहार के गौरव का पुनरुद्धार किया। कई बार प्रश्न यह पूछा जाता है कि गुप्त काल स्वर्ण काल था, गुप्त काल स्वर्ण युग था। कथन की आलोचनात्मक मूल्यांकन करे, कथन पर टिप्पणी करे। तो देखिए, यहाँ से भी उसका जो है फैक्ट्स मिल रहे हैं, यहाँ से भी हम उसको जोड़ सकते हैं। ये मेंस में अक्सर ये पूछे जाने वाला प्रश्न है इतिहास से संबंधित। अब देखिए, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी। कुमार गुप्त था, पर प्रश्न पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने करी? तो इसका उत्तर होगा कुमार गुप्त ने करी। गुप्त काल में ही बोध गया का महाबोधि मंदिर निर्मित हुआ। महाबोधि मंदिर
निर्मित हुआ गुप्त काल में ही बोध गया का। अब हम गुप्तोत्तर कालीन बिहार की बात करते हैं। गुप्तोत्तर कालीन बिहार मतलब गुप्तों के बाद बिहार में किसका आधिपत्य रहा, कौन से वंश आए या कौन से वंशों ने वहां पे आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करी। तो गुप्त काल के पतन से लेकर हर्ष के शासन काल शुरू होने तक, मतलब कि गुप्तों का जब पतन हुआ और हर्ष का जब उदय हुआ उसके बीच की बात करी जा रही है। जो बिहार का क्षेत्र था यह राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित रहा। राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित रहा मतलब बिहार के क्षेत्र पर किसी एक छत्र सम्राट का शासन नहीं रहा। और बिहार जो कि अब हमने कल बताया था, पिछली वीडियो में हमने देखा था, हमने पढ़ा था कि मगध का जो क्षेत्र है, ये जो मगध का क्षेत्र है कितना उर्वर क्षेत्र है। रणनीतिक दृष्टि से देखिए, जो पाटलिपुत्र है 3 नदियों के संगम पर स्थापित है। इसका विस्तार अशोक के समय में जो मगध की सीमाएं बे ऑफ बंगाल तक पहुंच चुकी हैं, बे ऑफ बंगाल तक पहुंच चुकी है, ये है। हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ की लोहे की खदानें हैं। यहाँ पे गंगा नदी अपने साथ बाढ़ में उर्वर मिट्टी लाती है, जिसके द्वारा यहाँ पे उत्पादन अच्छा होता है, कृषि अधिशेष मिलता है। तो ये तमाम कारणों से जो राजनीतिक संघर्षों से प्रभावित रहा, यही कारण थे उसके। और इसमें 3 राजवंशों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महत्वपूर्ण रूप से इसमें 3 राजवंश शामिल रहे और वो कभी एक दूसरे से लड़ते थे, तो कभी ये इससे लड़ रहे हैं, तो कभी इनकी युद्ध इससे हो रही है। ये मतलब एक दूसरे से वो तीनों युद्ध करते रहते थे संघर्ष के लिए। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन आया। अब हम इनमें देखिए 3 लोग इसमें शामिल है, 3 राजवंश शामिल हैं। पहला तो परवर्ती कालीन बुद्ध शामिल है, गुप्त शामिल है। मगध के ही परवर्ती गुप्त शासक शामिल है। मतलब जब गुप्तों का पतन हो चुका था, पतन कहने का मतलब कि अब देखिए, अगर हम बात करें कि किसी भी राजवंश के संदर्भ में बात करें कि यदि मान लीजिए किसी का पतन हो गया, मान लीजिए किसी का पतन अगर हम कहते हैं कि 50 एडी में हो गया, तो यह कोई निश्चित तो नहीं है कि 50 एडी में ही हो गया, अचानक से ऐसे चल रहे हैं और अचानक से हम नीचे आए। ये तो एक स्लोप में होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे जब गुप्त शासक कमजोर होने लगे तो हम ये मान सकते हैं कि गुप्तों का पतन होने लगा। तो ये जो कमजोर गुप्त शासक थे उन्हीं को परवर्ती गुप्त शासक कहा गया। तो ये मगध के परवर्ती गुप्त शासक थे। कन्नौज के मौखरी शासक थे। और जो तीसरे थे ये बंगाल के गौड़ शासक थे। इन गौड़ों में शशांक का नाम महत्वपूर्ण है। ये गौड़ शासक मुख्यतः शिव भक्त होते थे, ये शैव अनुयायी थे, शिव भक्त होते थे। और इनका एक शासक था, गौड़ शासक था शशांक। इसने ही क्षति पहुंचाई थी बौद्ध वृक्ष को, इसने ही, शशांक ने ही क्षति पहुंचाई थी, ठीक है। अब देखिए जो कन्नौज है ये 7वीं सदी में, 7वीं 8वीं सदी में ये क्या त्रिपक्षीय संघर्ष का कारण बनता है, क्योंकि जो सत्ता का केंद्र था वह मगध से प्रतिस्थापित होकर ये कन्नौज आ गया। और यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, प्रतिहारों के बीच, राष्ट्रकूटों के बीच और पालों के बीच। आगे हम देखेंगे, ठीक है, दूसरे वीडियोस में देखेंगे जो इतिहास से संबंधित विषय होंगे। ये तो बिहार स्पेशल की क्लास चल रही है, बिहार स्पेशल से संबंधित। अब देखिए 7वीं सदी एडी में के आरंभ में जब बिहार के कुछ हिस्से हर्षवर्धन के नियंत्रण में आए, तो ये जो राजनीतिक संघर्ष थे ये समाप्त हो गए और धीरे धीरे कम होने लगे, क्योंकि हर्षवर्धन एक बहुत ही प्रतिभाशाली शासक था, बहुत ही वर्चस्व वाला शासक था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो जब बिहार के कुछ हिस्से 7वीं सदी एडी के प्रारंभ में जब हर्षवर्धन के नियंत्रण में आए, तो ये राजनीतिक संघर्ष कम हो गया, या हम ये कह सकते हैं कि बिहार में थोड़ी स्थिरता आई। अब हम मौखरी वंश के बारे में देख लेते हैं। मौखरी जो थे वो मूलतः बिहार के गया जिले से संबंधित थे। बिहार के मौखरियों ने अपनी पहली राजधानी जो है कन्नौज में बनाई थी, लेकिन मौखरी चूंकि बिहार के गया जिले से संबंधित थे और ये गुप्तों के सामंत थे, ठीक है, इसलिए इनकी नज़र भी मगध के साम्राज्य पे रही। मगध के साम्राज्य पे क्यों सबकी नज़र थी, हमने अभी डिस्कस किया। तो मौखरियों ने अपनी राजधानी क्या स्थापित करी, कन्नौज स्थापित करी। परंतु मगध साम्राज्य पर मतलब अधिकार करने के भी ये इच्छुक थे। सबसे पहली बार अपनी इसी इच्छा के कारण सबसे पहली बार मौखरी शासक सर्ववर्मन ने सबसे पहली बार तत्कालीन मगध के शासक दामोदर गुप्त को पराजित करके मगध पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसके बाद एक मौखरी शासक आता है ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन के समय में
मगध पर ग्रहवर्मन, मतलब हम ये कह सकते हैं कि ग्रहवर्मन का मगध पर से अधिपत्य समाप्त हो गया और ग्रहवर्मन केवल कन्नौज का शासक रहा, केवल कन्नौज का शासक रहा। ग्रहवर्मन का उस समय जब अधिकार समाप्त हो गया तो उस समय किसने मगध पर शासन किया या किसका शासन रहा? तो केवल मगध पर उसके एक छोटे भाई सुचंद्र वर्मन का शासक रहा। कन्नौज का शासक कौन रहा? ग्रहवर्मन ने। कौन सा मौखरी शासक मगध पर अपना अधिपत्य किया? सर्ववर्मन ने किया। उसके पश्चात ग्रहवर्मन का शासन मगध पर से समाप्त हो गया, वह केवल कन्नौज का शासन रहा। जब इसका अधिपत्य ग्रहवर्मन का मगध पर से समाप्त हुआ तो उसका छोटा भाई सुचंद्र वर्मन ने अपना मगध पर राज स्थापित किया। मतलब कि मौखरियों का मगध पर शासन चलता रहा। ठीक है, ये आज की ये प्राचीन बिहार से संबंधित ये कल की वीडियो और आज की वीडियो ये समाप्त होती है प्राचीन बिहार से संबंधित। अब हम कल मध्यकालीन बिहार से संबंधित वीडियो लेकर आएंगे। संभव हुआ तो कल मध्यकालीन बिहार पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, नहीं तो परसों। उसके बाद हम आधुनिक बिहार से संबंधित वीडियो लेके आएंगे। उसके पश्चात बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी, बिहार इकोनॉमी, बिहार बजट, बिहार अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर से भी संबंधित वीडियोस हम लेकर आएंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप ये कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। निश्चित तौर पे जैसे कुछ लोगों के फ़ोन मुझे आए या कुछ लोगों के संदेश मिले, कुछ लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए वीडियोस के नीचे, पिछले वीडियोस के नीचे, या पूरे बीपीएससी से संबंधित जो कोर्स चल रहा है या जो श्रृंखला चल रही है सबके नीचे लोगों की अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। तो आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको ये श्रृंखला कैसा लग रहा है और किस तरीके से आपकी अध्ययन में ये सहायता कर रहा है, आपके ज्ञान में वृद्धि कर रही है और आपको सफलता के करीब पहुंचा रही है, आप ये जरूर बताएं और हमें यह सुझाव दें कि और अच्छे तरीके से हम अपने इस श्रृंखला को आप तक कैसे पहुँचा सके। मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।